आज हम लोग रेलेवेंसी ऑफ जजमेंट पढ़ेंगे जो कि सेक्शन 34 से 38 तक है। पर सेक्शंस पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ क्या कहते हैं। तो ये जनरल रूल है कि कोई भी जजमेंट चाहे वो प्रीवियस हो या सब्सिक्वेंट हो, वो किसी और केस या प्रोसीडिंग में रेलेवेंट नहीं होता है। मतलब एवरी केस हैज़ टू बी डिसाइडेड अपॉन इट्स ओन फैक्ट। हर केस को उसके फैक्ट्स के बेसिस पे ही जज डिसाइड करेगा, ना कि किसी और केस के जजमेंट के रेफरेंस में। किसी क्रिमिनल ट्रायल में दिया गया जजमेंट किसी सिविल केस में रेलेवेंट नहीं होगा, एक्सेप्ट कि जब भी उसका कन्विक्शन जो है कोर्ट के सामने फैक्ट इन इशू में है, ठीक है, मतलब क्वेश्चन में है, तो जो है आप एविडेंस दे सकते हो कि हाँ ये प्रीवियसली भी कन्विक्ट हो चुका है। उस समय उसका वो प्रीवियस जजमेंट जो कि क्रिमिनल ट्रायल में दिया गया था वो रेलेवेंट हो जाएगा सिविल केस में। पर नॉर्मली जनरल रूल ये कहता है कि क्रिमिनल ट्रायल का जजमेंट सिविल केस में रेलेवेंट नहीं होगा। सिमिलरली किसी सिविल केस में दिया गया जजमेंट किसी क्रिमिनल ट्रायल में रेलेवेंट नहीं होगा, इवन दो दे आर अराइजिंग आउट ऑफ द सेम फैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, एक सिविल सूट फाइल किया गया है डिफामेशन के लिए, ठीक है, और सेम डिफामेटरी स्टेटमेंट पे एक क्रिमिनल ट्रायल भी स्टार्ट किया गया है। तो जो जजमेंट है वो जो सिविल सूट में उस डिफामेशन के लिए आया है वो जो है इस क्रिमिनल ट्रायल में रेलेवेंट नहीं होगा, भले ही दोनों ट्रायल जो है सेम डिफामेटरी स्टेटमेंट पे जो है बेस्ड थे। अब ये तो जनरल प्रिंसिपल्स थे, पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम इनके कुछ एक्सेप्शंस बताता है जो कि सेक्शन 34 से 37 तक में दिए गए हैं। आइए पढ़ते हैं। ऐसा कोई भी जजमेंट, डिक्री या ऑर्डर जो कि कोर्ट को प्रिवेंट कर रहा है कॉग्निजेंस लेने से किसी सूट का या ट्रायल होल्ड करने से, तो ऐसे जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर क्या होंगे, रेलेवेंट हो जाएंगे। मतलब कि ऐसा कोई पास जजमेंट जो कि प्रेजेंटली कोर्ट को प्रिवेंट कर रहा है कि वो कोई मैटर का कॉग्निजेंस ना ले या फिर ट्रायल ना होल्ड करे, तो वो पास जजमेंट जो था वो जो है रेलेवेंट हो जाएगा। तो ये जो सेक्शन है ना, ये जो है वो सारे ही केसेस को इंक्लूड कर रहा है जहाँ पे कि प्रिंसिपल्स ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है। अब रेस जुडिकाटा क्या है, ये कहता है कि कोई भी ऐसा मैटर जिसपे कि कोर्ट अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई कर चुका है, तो उस मैटर पे सेम पार्टीज़ के बीच में फिर से कोई नया सूट जो है लाया नहीं जा सकता है। और यही सेम प्रिंसिपल आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जो है सेक्शन 337 में मिलता है, जो कि कहता है कि अगर कोई पर्सन कन्विक्ट या एक्विट हो चुका है किसी ऑफेंस के लिए, तो जब वो कन्विक्शन और जो है एक्विटल फोर्स में है तब तक वो फिर से उस सेम ऑफेंस के लिए जो है चार्ज नहीं किया जा सकता, उसके लिए उसका ट्रायल नहीं किया जाएगा। अब हम लोग सेक्शन 35 देख लेते हैं। ये कहता है कि कोई भी जजमेंट, डिक्री या ऑर्डर जो कि किसी कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने पास किया है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ नोटिस कर लें कि ये जो ट्रिब्यूनल वर्ड है ये जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सेक्शन 35 में नया ऐड हुआ है। पहले इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 41 में ये वर्ड यूज़ नहीं था। तो अब आगे बढ़ते हैं कि कोई भी जजमेंट, डिक्री या ऑर्डर जो कि किसी कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने पास किया था, ऐसे कोर्ट या ट्रिब्यूनल जो कि एक्सरसाइज करते हैं ज्यूरिसडिक्शन किसमें, प्रोबेट, मैट्रिमोनियल, एडमिरल्टी या इंसॉल्वेंसी में, ठीक है। और ऐसे कोर्ट के जजमेंट जो है किसी पर्सन पे कोई लीगल टाइटल या लीगल कैरेक्टर कन्फर कर रहे हैं या फिर उससे ले रहे हैं, ठीक है, तो वो जजमेंट जो है क्या हो जाएगा, रेलेवेंट हो जाएगा। और ये जजमेंट कब रेलेवेंट होगा, जब उसका वो लीगल कैरेक्टर या जो टाइटल है उस पर्सन का उसकी एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन हो कोर्ट में, तो जो है वो जजमेंट जो है रेलेवेंट हो जाएगा। और एक बात और कि ये जो जजमेंट होगा या डिक्री या ऑर्डर जो कि किसी पर्सन पे किसी तरह का लीगल टाइटल या लीगल कैरेक्टर कन्फर कर रहा है या ले रहा है, वो जो है कॉन्क्लूसिव प्रूफ होगा इस बात का जब भी किसी कोर्ट में कोई क्वेश्चन अराइज होगा कि क्या एक्चुअली ये पर्सन जो है उसके पास कोई किसी तरह का लीगल कैरेक्टर है या लीगल टाइटल है या नहीं। तो जो है कोर्ट जो है तो वो जो पर्सन होगा अगर उसके फेवर में इस तरह का कोई भी जजमेंट है तो वो उसको एज अ प्रूफ दे सकता है, ठीक है। और वो कॉन्क्लूसिव प्रूफ होगा, मतलब कि अब जो एडवर्स पार्टी है ना वो एविडेंस नहीं दे सकती है वो उसको डिसप्रूव करने का, ठीक है। एक बार जजमेंट दे दिया तो मतलब कोर्ट ये मान लेगी कि हाँ उसके पास वो लीगल टाइटल है या लीगल कैरेक्टर है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि एक हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं ए एंड बी और वो कोर्ट के पास जाते हैं फॉर द डाइवोर्स। कोर्ट उनके फेवर में जो है एक डाइवोर्स डिक्री पास कर देती है, ठीक है। बाद में ए जो है सी से शादी करता है, सी को बाद में ए की प्रीवियस मैरिज के बारे में पता चलता है और वो सूट फाइल कर देती है बाईगैमी का। तो अगर ए जो है अपनी वो डाइवोर्स डिक्री जो है एज अ प्रूफ जो है कोर्ट में देता है, ठीक है, तो वो जो
तो वो जो डिक्री होगी वो इस बात का कॉन्क्लूसिव प्रूफ हो जाएगी कि जब ए और सी की शादी हो रही थी तब जो है ए और बी जो है मैरिड नहीं थे, उनका डिवोर्स हो चुका था। इसका मतलब ये है कि ए ने किसी तरह की बाइगैमी कमिट नहीं की और सी जो है किसी भी तरह का एविडेंस नहीं दे सकती है टू डिस्प्रूव द डिक्री। जो डिवोर्स डिक्री है उसको डिस्प्रूव करने के लिए किसी तरह का एविडेंस अलाउ नहीं करेगा कोर्ट। अब हम सेक्शन 36 पे आते हैं। ये कहता है कि ऐसे जजमेंट डिक्री और ऑर्डर जो कि सेक्शन 35 में रेलिवेंट थे, उसके अलावा जो जजमेंट डिक्री या ऑर्डर्स होंगे, अगर वो ऐसे मैटर से डील करते हैं जो कि किसी पब्लिक नेचर का है, तो वो जजमेंट रेलिवेंट हो जाएगा। कब? अगर वो मैटर फिर से किसी केस में या किसी प्रोसीडिंग में फिर से क्वेश्चन में है। अगर और सिंपल लैंग्वेज में समझें इसे तो ये कह रहा है कि पास्ट में कोई मैटर था जो कि पब्लिक नेचर का था, ठीक है, और उस पर कोई जजमेंट डिक्री या ऑर्डर आ चुका है और वो जजमेंट डिक्री या ऑर्डर सेक्शन 35 में रेलेवेंट नहीं है, ठीक है। तो अब प्रेजेंटली कोई केस है या कोई प्रोसीडिंग चल रही है जिसमें कि फिर से वो जो मैटर है जिस पे कि पहले भी डिसीजन आ चुका था पास्ट में, वो जो है क्या कहते हैं क्वेश्चन में है। तो जो वो पुराना जो जजमेंट था ना उस मैटर पे, वो अब प्रेजेंट केस में जो है रेलेवेंट हो जाएगा। पर याद रखें कि वो जजमेंट कॉन्क्लूसिव प्रूफ नहीं होगा प्रेजेंट केस में उस मैटर का जिससे कि वो जजमेंट डील करता था। मतलब कि जो एडवर्स पार्टी है वो एविडेंस दे के उस जजमेंट को डिस्प्रूव कर सकती है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक लैंड है जिसको लेके डिस्प्यूट है, ठीक है, कि क्या उस लैंड पे पब्लिक का राइट टू वे है या नहीं, ठीक है। तो ए जो है बी को सू करता है कि ये लैंड मेरी है, बट बी कह रहा है कि नहीं, इस पे तो पब्लिक राइट टू वे है, ठीक है। बट इसी लैंड को लेके पास्ट में भी एक बार डिस्प्यूट हो चुका है ए और सी के बीच में, और पास्ट में जो जजमेंट आया था वो ए के फेवर में आया था कि इस पे पब्लिक राइट टू वे नहीं है। अब ये जो पास्ट में जो जजमेंट आया था वो प्रेजेंट केस में ए और बी के बीच में रेलेवेंट तो होगा, बट ये कॉन्क्लूसिव प्रूफ नहीं होगा इस बात का कि उस पे पब्लिक राइट टू वे है या नहीं। अब हम लोग सेक्शन 37 पढ़ लेते हैं। ये कहता है कि कोई भी ऐसा जजमेंट डिक्री या ऑर्डर जो कि सेक्शन 34, 35 और 36 में फॉल नहीं करता है, तो वो सारे के सारे जजमेंट डिक्री या ऑर्डर्स इररेलेवेंट होंगे। अगर इसको और सिंपल लैंग्वेज में समझें तो मतलब है कि सेक्शन 34, 35 और 36 में जिन जजमेंट्स को रेलेवेंट बताया गया है उनके अलावा अगर कोई जजमेंट डिक्री ऑर्डर है वो सभी के सभी इररेलेवेंट होते हैं, ठीक है। बट इसका एक्सेप्शन भी इसमें बताया गया है। एक्सेप्शन ये कहता है कि कोई भी जजमेंट डिक्री या ऑर्डर जो कि सेक्शन 34 से 36 में फॉल नहीं कर रहा है वो रेलेवेंट होगा अगर वो फैक्ट इन इशू है तो, या फिर वो जजमेंट डिक्री या ऑर्डर्स जो कि रेलेवेंट हैं किसी प्रोविजंस के अंडर में जो कि इस अधिनियम में रेलेवेंट बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल, ए को चार्ज किया गया है बी के मर्डर के लिए, और फैक्ट ये है कि बी ने पहले ए को प्रोसिक्यूट किया था जो है डिफामेशन के लिए, और जिसके लिए जो है ए को कन्विक्ट किया गया था और उसे जेल हुई थी, सेंटेंस हुआ था, ठीक है। तो अब जब ए को ट्राई किया गया बी के मर्डर के लिए, तो ये उसका पुराना जो जजमेंट है वो जो है एज अ मोटिव काम करेगा और वो रेलिवेंट हो जाएगा अंडर सेक्शन 6। अब हम लोग आ जाते हैं अपने आज के लास्ट सेक्शन पे जो कि है सेक्शन 38। ये सेक्शन कहता है कि अगर कोई सूट या प्रोसीडिंग है जिसमें कि कोई जजमेंट डिक्री या ऑर्डर रेलेवेंट है सेक्शन 34 से सेक्शन 37 के बीच में, ठीक है, और एक पार्टी जो है उस जजमेंट डिक्री या ऑर्डर को प्रूव करती है, तो जो एडवर्स पार्टी होगी ना वो जो है ये प्रूव कर सकती है कोर्ट में कि जो ये जजमेंट डिक्री ऑर्डर प्रूव किया गया था ना वो पास किया गया था ऐसे कोर्ट के द्वारा जो कि कॉम्पिटेंट ही नहीं था उस जजमेंट को पास करने के, या तो वो जजमेंट को ऑब्टेन किया गया था बाय फ्रॉड या कोल्यूजन। कोल्यूजन क्या होता है? मतलब वो केस जहाँ पे एक्चुअली कोई कॉज ऑफ एक्शन होता ही नहीं पार्टीज के बीच में, बट वो प्रिटेंड करती हैं ऐसा कि उनके बीच में कोई कॉज ऑफ एक्शन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।